हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल प्रोसेसेस, एडियाबेटिक प्रोसेसेस और कार्नोट साइकिल के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज डिटेल में। और ये सभी टॉपिक जो हैं वो मैंने अपने इसी चैनल पर करवा रखा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है कि द वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबेटिक चेंज इज़। तो इसमें ये दिया है कि किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के अंतर्गत वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो क्या होगा। ठीक, तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो पॉइजन इक्वेशन है पी वी के पावर गामा इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए ये तो कांस्टेंट हो गया और जो गैस इक्वेशन है वो क्या है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से इसे जब चेंज करेंगे हम तो ये क्या, तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी। ओके, एन आर टी अपॉन वी हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वी के पावर गामा इंटू एन आर टी अपॉन वी। ओके, अब देखिए आपसे टेम्परेचर और वॉल्यूम में ही रिलेशन पूछा है और ये क्या होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो ये यहाँ से ये वाला v जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, t v के पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टी वी की पावर गामा -1 ये वाला। ठीक, ऑप्शन सी जो होगा पहले क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया है, इफ ड्यूरिंग adiabatic process the pressure of gas proportional to cube of its absolute temperature, then for gas the value of ratio gamma cp upon cv will be। तो गामा की वैल्यू पूछा है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ओके, और एक चीज़ इसमें दिया हुआ है कि प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर है वो क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर के इक्वल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है। ओके, यानी कि दिया है P इज़ प्रोपोर्शनल टू टी क्यू। ओके, अब देखिए हमें पता है कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, मैंने लास्ट लेक्चर में जब करवाया था तो उसमें ये बताया था कि प्रेशर और जो टेम्परेचर का रिलेशन होता है वो कैसा होता है, P की पावर गामा -1 और T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो होता है, जो प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है वो ये होता है टी के पावर गामा पी के पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, टी के पावर गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के पावर गामा -1। अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर गामा अपॉन गामा -1। तो प्रेशर जो है टी क्यूब के बराबर दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम टी क्यूब लिख दें प्रेशर को इक्वल में इस वाले टर्म से, इसको वहाँ यहाँ पे पुट कर दें तो फिर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, टी के पावर गामा गामा -1। अब देखिए यहाँ से जो निकल के आएगा गामा अपॉन गामा -1 इक्वल्स टू 3। ओके, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा इक्वल्स टू 3 गामा -3। ये वाली जो वैल्यू है इस तरफ आएगी तो ये हो जाएगा 2 गामा इक्वल्स टू 3 गामा इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है 3/2, ये इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ टी क्यू जो ये प्रोपोर्शनल दिया हुआ था प्रेशर
किसके प्रोपोर्शनल है, टी क्यूब क्वेश्चन में। तो यहीं पर सिर्फ वैल्यू मैंने पुट कर दी है और फिर उसको लेके सॉल्व कर दिया गया है। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट एज द वर्क डन बाय द सिस्टम, द प्रोसेस विल बी। एक गैस की आंतरिक ऊर्जा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर घट जाती है तो प्रक्रम होगा। कैसा प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक होगा, आइसोथर्मल होगा, आइसोबारिक होगा, या आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक बोथ होगा। ठीक, तो देखिए मैंने आप लोगों से डिस्कस ये किया था कि जब कोई भी प्रोसेस ऐसा हो जिसमें कि इंटरनल एनर्जी जो है यू, वो क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, और डिक्रीज होने के साथ साथ ये उसमें क्या कंडीशन दिया है कि जितना वर्क डन हो रहा है उतना डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब एडियाबेटिक अगर प्रोसेस की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फास्ट प्रोसेस होता है और जो क्यू है, अमाउंट ऑफ हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कि जो क्यू है वो क्या होता है, क्यू या डेल्टा क्यू की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक, जब सिस्टम बाहर से कोई हीट ले नहीं रहा है और कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो जब वर्क होगा तो सिस्टम क्या करेगा, अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसी को डिक्रीज़ करके वर्क करेगा, यानी कि जो जितना भी अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी वही उसके वर्क में कन्वर्ट होगी। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है एडियाबेटिक, वो उसकी बाउंड्री कैसी होती है, इंसुलेटिंग होती है, और किसी तरीके का हीट का ट्रांसफ़र सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता है। तो ये वो वाला केस है एडियाबेटिक प्रोसेस का। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, ये इसमें दिया हुआ है कि एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस सर्टेन मास ऑफ अ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली so that its volume become 1/4 of its initial volume, final temperature of gas will be। गामा की वैल्यू इसमें दे रखी है और पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ठीक, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है वो क्या होता है, टी वी के पावर गामा -1 कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें इनिशियल अगर हम इसको मान लें T1 V1 है, तो जो फाइनल टेम्परेचर और वॉल्यूम को हम T2 V2 से अगर डिनोट करें तो ये T2 हो जाएगा यहाँ पे, और जो वॉल्यूम है उसे V2 से अगर यहाँ पे डिनोट करें तो देखिए V2 गामा की पावर गामा -1, V2 की पावर गामा -1। ओके, तो इसमें ये दिया हुआ है कि एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। ठीक, और वॉल्यूम को कंप्रेस्ड किया जा रहा है 1/4, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 है तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1/4। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इसको जो टेम्परेचर है उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन में, क्योंकि आंसर किस में दिया है, केल्विन में दिया हुआ है। ओके, तो देखिए 50 डिग्री सेल्सियस में जब 273 हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 323 केल्विन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो गामा की वैल्यू दी हुई है, सिर्फ सिंपल वैल्यू पुट कर देना है आप सब में। तो ये है 323 और वॉल्यूम V1 को V1 ही रख देते हैं, और गामा की पावर गामा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ये पावर गामा -1 ही रखते हैं अभी। यहाँ पे जो है T2 हमें कैलकुलेट करना है, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ है, V1 जो है यहाँ पे इसका 1/4। ठीक, तो यहाँ पे V1/4 कर देंगे और यहाँ पे गामा की पावर इसकी पावर गामा -1 कर देंगे। ठीक, अब देखिए जब इसे T2 को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ से जो ये V की पावर गामा -1 है, V की पावर गामा -1 है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो T2 है वो आ जाएगा यहाँ पर, जो ये वाली जो वैल्यू दी हुई है ये कितनी हो जाएगी, 323, ये मल्टीप्लाइड अपॉन ये जो है इसमें आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, और गामा की जो पावर है वो कितनी आ जाएगी, इसकी पावर जो है वो आएगी आपकी, गामा की जो वैल्यू दी हुई है 1.5 दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में तो देखिए 1.5, यहाँ से 1.5 -1 अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 का मतलब हाफ का मतलब √अंडर। ठीक, तो यहाँ से अगर √4 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी निकल के। तो इसी में क्या करेंगे, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर जब कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 4 6, तो
ये आएगा आपका आंसर केल्विन में, ठीक। तो T2 कितना आ जाएगा 646 केल्विन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कार्नोट साइकिल में शामिल होता है, यानी कि कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें कितने प्रोसेसेस होते हैं। तो मैंने बताया था क्या होते हैं प्रोसेस, आइसोथर्मल के होते हैं, जिसमें एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है पहला, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें दिया है पहला ऑप्शन 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो ये तो सही नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो ये दिया है कि 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ऑप्शन नंबर सी और डी भी देख लेते हैं। इसमें दिया है 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें दिया है 2 आइसोथर्मल एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो यही 2 प्रोसेस होते हैं इसमें, ओके। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट करके इसमें दिया हुआ है और दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए इसमें दिया है इन कार्नोट साइकिल द एडियाबेटिक प्रोसेस टेक प्लेस, मतलब कितनी बार ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, तो 2 बार मैंने बताया, 2 बार एडियाबेटिक होता है और 2 बार आइसोथर्मल होता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस अंडर गोइंग एडियाबेटिक चेंज इज, तो मैंने बताया कि जो स्पेसिफिक हीट है के लिए जो फॉर्मूला जो निकल के आता था वो कैसे आता था। देखिए DQ इक्वल्स टू क्या होता है MC DT, ठीक। तो यहाँ से अगर हम C स्पेसिफिक हीट है तो यहाँ से अगर C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, C इक्वल्स टू DQ अपॉन M डेल्टा T, ठीक। अब मैंने बताया कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें जो DQ है यानी कि चेंज इन हीट 0 होता है, मतलब बाहर से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी तरीके का हीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो Q की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए C भी क्या हो जाएगा 0 आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्पेशल कॉज ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक। तो ये मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो है कार्नोट हीट इंजन से है। इसमें दिया है द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन इज 0.75 if the temperature of the sink be 10 डिग्री सेल्सियस, the temperature of the source must be, टेम्परेचर क्या होगा सोर्स का, ठीक। तो आंसर आपका केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में दिया हुआ है, लेकिन जब भी हम इस सवाल को लगाएंगे एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए तो हम क्या रखेंगे, टेम्परेचर को ऑलवेज केल्विन में कन्वर्ट करके तब रखेंगे, ठीक। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो यही फॉर्मूला होता है इफ़िशियंसी का। ईटा की वैल्यू जो है 0.75 दी हुई है और सिंक का जो टेम्परेचर है T2 वो 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, सोर्स का टेम्परेचर यानी T1 पूछा है आपसे क्वेश्चन में, ओके। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, मेटेन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 283 हो जाएगा, ठीक है, 283। अब देखिए यहाँ से जो इफ़िशियंसी की वैल्यू है 0.75 दी हुई है, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 283 डिवाइडेड बाई T1, ओके। अब देखिए यहाँ से जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इफ़िशियंसी 0.75 था तो इसको क्या लिख सकते हैं 75 अपॉन 100, ठीक, इक्वल्स टू यहाँ से 1 माइनस 283 अपॉन T1। अब इससे जब पूरा सॉल्व करेंगे तो T1 की जो वैल्यू है आएगी 1132 केल्विन, ठीक है।
जब इसे सॉल्व करेंगे पूरा तो जो T1 की वैल्यू है वो केल्विन में आएगी इतनी। अब हम आंसर को अगर चेक करें यहाँ से क्वेश्चन में, तो आंसर केल्विन में मतलब जो दिया हुआ है वो इतना नहीं दिया हुआ है जितना कि आ रही है T1 की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, इसमें से 273 माइनस जब हम कर देंगे तो आंसर किस में निकल के आएगा, डिग्री सेल्सियस में निकल के आएगा। और जब 273 इसमें से माइनस करेंगे 1132 में से, तो ये कितना आ जाएगा, 859 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यानी कि 859 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन। देखिए केल्विन में भी दिया हुआ है लेकिन केल्विन वाला आंसर सही नहीं होगा, डिग्री सेल्सियस में जो दिया है वो वाला आंसर सही होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली। तो मैंने बताया था इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है कार्नोट इंजन के लिए वो होता है ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक, अब देखिए जो T2 है वो टेम्परेचर ऑफ सिंक है और T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स है। और जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है, और सिंक का जो टेम्परेचर होता है हमेशा लोअर होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो 100 डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है वो क्या मतलब है, ये T1 की वैल्यू है और T2 क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है। ओके, आपसे पूछा है ईटा। तो अब यहाँ पे इसे क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में। तो 273 इसमें ऐड कर देंगे 20 में। ठीक, तो ये हो जाएगा जो T2 है वो कितना आ जाएगा, 39 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 293 केल्विन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो T1 है वो T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो डायरेक्ट इसमें 100 अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 373। ठीक, केल्विन। अब देखिए सिंपल है, वैल्यू बस पुट कर देना है यहाँ से। तो ये ईटा की जो वैल्यू है वो आएगी कैलकुलेट निकल के 1 माइनस जो T2 था वो आया था, यहाँ से जो T2 की वैल्यू आई थी वो कितनी थी, 293। ठीक है, 293। तो यहाँ पे 293 एंड जो और जो T1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 373। ओके, सिंपल है। इसे अब जब सॉल्व करेंगे तो ये ईटा इक्वल्स टू आ जाएगा 80 अपॉन 373। ओके, अब देखिए जो ऑप्शन है इसमें परसेंटेज में दिया हुआ है सारा ऑप्शन। ठीक, तो इसे हम परसेंटेज में जब कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब इसे जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 21.4%। ठीक है, ये आ गया ईटा की वैल्यू, यानी इफिशियंसी इसमें कितनी हो जाएगी, 21.4%। ठीक, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन दिया है द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर इज 1/6। ठीक, इफ ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक by 65 Kelvin, the efficiency become 1/3 of temperature. The 1/3 जो भी इफ़िशियंसी है वो कितनी हो जा रही है, 1/3 हो जा रही है। तो आपसे पूछा है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक आर, मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्नोट इंजन जो दो तापों के बीच कार्य कर रहा है कि दक्षता 1/6 है। ठीक, सिंक का ताप अगर 65 केल्विन कम कर देने से दक्षता 1/3 हो जाती है तो स्रोत और सिंक का ताप कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो ईटा की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, इफ़िशियंसी 1/6 दी है। ठीक, अब नेक्स्ट जो बात क्वेश्चन में कही गई है वो ये है कि अगर टेम्परेचर को, सिंक के टेम्परेचर को 65 केल्विन रिड्यूस कर दे रहे हैं तब इफ़िशियंसी कितनी हो जा रही है, 1/3 हो जा रही है। ठीक, यानी कि जो फॉर्मूला है इफ़िशियंसी का, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 में अगर हम T2 को कितना रिड्यूस कर दें, 62 केल्विन। ठीक, तो यहाँ से देखिए जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे फिर तो 65 केल्विन रिड्यूस करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यू है यहाँ से वो कितना, इफ़िशियंसी कितना हो जा रहा है, 1/3
कंडीशन क्या है, अगर हम T2 को क्या करते हैं 65 कम कर दे रहे हैं, ठीक केल्विन। यहाँ से फिर क्या करेंगे, T1 तो ऐसे ही रहेगा और ये 1/3 हो जा रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ से जो कैलकुलेशन जब कैलकुलेट करेंगे ये क्या हो जाएगा, 1/3 इक्वल्स टू 1/6 प्लस 65 T1। ओके, 5/T1। अब देखिए ये 1/6 मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, यहाँ से समझते हैं इसे। जो ये ईटा की वैल्यू 1/6 दी हुई है पहले केस के लिए, तो इसमें जो ईटा हम ऐसे लिखेंगे 1/T2/1 तो यानी कि 1/6 इक्वल्स टू क्या है, 1 - T2/T1। अब यहाँ से इसे थोड़ा सा अगर मैं इसे रिमूव करके थोड़ा इसे ये वाला जो ब्रैकेट है इसे एक्सपेंड करूँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 इक्वल्स टू 1 - T2/T1 और फिर ये वाला माइनस जाके प्लस हो जाएगा 65/T1। ठीक, तो ये जो पूरा टर्म है वो इसके इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 1/6। तो वही मैंने लिखा था 1/6। ठीक, 1/3 इक्वल्स टू 1/6 प्लस 65/T1। ओके, अब देखिए इसमें फिर अगर हम T1 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 65/T1। अब 1/6 इक्वल्स टू 65 ये हो जाएगा T1। ठीक, अब देखिए यहाँ से जब T1 निकालेंगे तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 390 केल्विन, 390 केल्विन। ओके, अब T1 को अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से 273 माइनस कर देंगे, 390 माइनस 273 इक्वल्स टू 117। ठीक है, 117 ओके डिग्री सेल्सियस। अब T2 कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे ही। तो देखिए T2 जब कैलकुलेट करेंगे तो T2/390 ओके माइनस ये कितना, देखिए यहाँ से जो ये वाला टर्म है यहाँ पर जो T2 की जो वैल्यू हमने निकाली है, जो पहला वाला इक्वेशन था 1/6 1 - T2/T1 तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो यानी कि 1/6 इक्वल्स टू 1 - T2 हमें कैलकुलेट करना है और T1 निकल के कितना आया केल्विन में, 390 केल्विन। ओके, तो जब इस पूरे इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे हम तो जो T2 है वो निकल के आएगा आपका 325 केल्विन। ठीक है, अब T2 को अगर हम चेंज करें डिग्री सेल्सियस में तो 325 माइनस 273 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 52 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए T1 की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, यहाँ पे T1 जो आया है 117 डिग्री सेल्सियस और जो T2 है वो आ रहा है 52 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो ऑप्शंस हैं इसमें जो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, 117 डिग्री सेल्सियस और 52 डिग्री सेल्सियस। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो अगर हेल्पफुल लगे प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।